गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सबका एजुकेशनल प्लेटफॉर्म गुरुकुल बाय विकास में स्वागत है। तो दोस्तों आज हम 28 अगस्त के जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर है उन सबको डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज के सेशन को। देखिए आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में किसी कोरियाई पर्यटन का एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों देखिए कोरियाई पर्यटन का एम्बेसडर अभी हाल ही में आनंद कुमार को नियुक्त किया गया है। किसे? आनंद कुमार, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा। जो सुपर 30 के संस्थापक हैं आनंद कुमार, उन्हें कोरियाई पर्यटन का ब्रांड एम्बेसडर जो है नियुक्त किया गया है। ओके, देखिए सुपर 30 के संस्थापक आनंद कुमार को कोरियाई पर्यटन 2024 का एम्बेसडर जो है वो नियुक्त किया गया है। ओके, उन्हें यह नियुक्ति जो है एक समारोह में, ये समारोह कहाँ पे आयोजित किया गया? तो सियोल में आयोजित समारोह में ये घोषणा की गई कि आनंद कुमार को कोरियाई पर्यटन 2024 का एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। किस समारोह में? तो सियोल के एक समारोह में। ओके, देखिए उनका चयन क्यों किया गया? क्यों आनंद कुमार को ही कोरियाई पर्यटन का एम्बेसडर नियुक्त किया गया? तो देखिए भारत और कोरिया में उनकी लोकप्रियता के साथ साथ समाज में वंचित वर्ग के छात्रों के साथ उनके अग्रणी काम के कारण उनका चयन जो है किया गया है। उनके चयन का कारण है उनकी लोकप्रियता। जैसा कि सब जानते हैं कि सुपर 30 के संस्थापक हैं, मैथ के टीचर है और वो लोकप्रिय है, इस कारण जो है कोरियाई पर्यटन का उन्हें एम्बेसडर जो है नियुक्त किया गया है। इससे पहले आनंद कुमार को यूएई द्वारा गोल्डन वीज़ा भी प्रदान किया गया है। ठीक है, यूएई सरकार द्वारा इन्हें गोल्डन वीज़ा भी इससे पहले आनंद कुमार को प्रदान किया गया था। ओके, ठीक है। तो कोरियाई पर्यटन 2024 का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है आनंद कुमार को। ओके, देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन है कि किस राज्य के द्वारा श्री राम लाल दर्शन योजना की शुरुआत की गई है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है तो इसलिए एक बार हम इसे रिपीट करते हैं। तो श्री राम लाल दर्शन योजना की शुरुआत जो है वो किस राज्य सरकार द्वारा की गई है? तो ये छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा इस योजना की शुरुआत जो है की गई है। हमारा राइट आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा श्री राम लाल दर्शन योजना की शुरुआत की गई है। ओके, देखिए नेक्स्ट है हमारा कि बायो इमेजिंग बैंक की स्थापना कहाँ पर की गई है? तो दोस्तों बायो इमेजिंग बैंक की जो स्थापना है वो कहाँ की गई है? तो टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल मुंबई। कहाँ पे इसकी स्थापना की गई है? इसकी स्थापना की गई है टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल मुंबई में। कहाँ पे? मुंबई में टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल मुंबई में इसकी स्थापना की गई। देखिए इसकी स्थापना क्यों की गई? तो कैंसर का पता लगाने के लिए बायो इमेजिंग बैंक की स्थापना की गई है। कहाँ पे? टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल पे। ओके, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट है हमारा कि चर्चा में रहा कृष्णराज सागर बांध जो है वो किस नदी पर अवस्थित है? तो चर्चा में रहा कृष्णराज सागर बांध जो है वो किस नदी पर अवस्थित है? तो ये कावेरी नदी पर अवस्थित है। किस नदी पर अवस्थित है? तो कावेरी नदी पर जो है वो कृष्णराज सागर बांध अवस्थित है। ओके, ठीक है। चलिए देखिए ये कर्नाटक हाई कोर्ट द्वारा इस बांध के आसपास जो है वो खनन गतिविधियों पर रोक लगाने के कारण ये चर्चा में रहा। ये क्यों चर्चा में रहा था? जो कृष्णराज सागर बांध है वो जो है इसके अगल बगल जो है खनन गतिविधियों के कारण ये चर्चा में रहा था। ओके, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आज का कि हाल ही में किसे आईसीसी का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों देखिए अभी हाल ही में आईसीसी का नया और सबसे युवा अध्यक्ष जो है वो जय शाह को नियुक्त किया गया है। ये पहले बीसीसीआई के अध्यक्ष थे, अब इन्हें जो है आईसीसी का नया अध्यक्ष जो है वो नामित कर दिया गया है। ओके, ठीक है। देखिए जैसा कि हमने बताया कि आईसीसी के सबसे युवा अध्यक्ष यानी कि जिनकी उम्र अभी सिर्फ 35 साल है, जय शाह को जो है वो निर्विरोध चुना गया है। आईसीसी के सबसे युवा अध्यक्ष के रूप में जय शाह को निर्विरोध चुना गया है। ओके, और वो जो है किसकी जगह लेंगे?
तो वह जो है आईसीसी के मौजूदा अध्यक्ष ग्रेग बार्कले की जगह जो है लेंगे, यानी कि ग्रेग बार्कले की जगह जो है उन्हें आईसीसी का नया अध्यक्ष जो है वो चुना गया है। ओके, वो कितने साल तक इस पद पर रह सकते हैं? तो वो 6 साल तक इस पद पर रह सकते हैं। देखिए, ग्रेग बार्कले को कम से कम 3 साल तो इस पोस्ट के लिए चुना गया था। ग्रेग बार्कले को 2 साल उनके संपन्न हुए थे, लेकिन उन्होंने तीसरे साल के लिए मनाही कर दी। उन्होंने तीसरे साल के लिए मना कर दिया, तो इसके कारण जो है जय शाह को इस पद पर नियुक्त किया गया है। ओके, ये कब से अपना पद संभालेंगे? तो जय शाह 1 दिसंबर 2024 से आईसीसी के अध्यक्ष के रूप में अपना पदभार ग्रहण कर लेंगे। ओके, अब देखिए, इससे पहले आईसीसी के द्वारा अध्यक्ष के पद पर किसे किसे नियुक्त किया गया है? तो इससे पहले भारत से जगमोहन डालमिया, शरद पवार, एन श्रीनिवासन और शशांक मौर्य को इससे पहले नियुक्त किया जा चुका है। और 5वीं बार है, ये 5वीं बार है जब आईसीसी अध्यक्ष बनने वाले 5वीं भारतीय कौन बने हैं? तो जय शाह बने हैं। ठीक है, ओके, यानी कि जय शाह जो है 5वें भारतीय हैं जिन्हें आईसीसी अध्यक्ष का पोस्ट जो है ऑफर किया गया है। ओके, ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, नेक्स्ट हमारे कुछ क्वेश्चन है, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हमारे एग्जाम के लिए, इससे हमारा रिवीजन भी हो जाएगा। ठीक है, देखिए, किस राज्य ने बैटरी एनर्जी स्टोरेज प्रणाली तकनीकी पर आधारित पहली सौर परियोजना शुरू की है? किस राज्य द्वारा इस परियोजना को शुरू किया गया है? तो देखिए, केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप द्वारा, केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप द्वारा जो है बैटरी एनर्जी स्टोरेज प्रणाली तकनीक पर आधारित जो है पहली सौर परियोजना शुरू की गई है। ओके, ठीक है, देखिए नेक्स्ट है हमारा कि शैक्षणिक संस्थानों हेतु एक वेब पोर्टल ERNET यानी कि इरनेट का शुभारंभ किस मंत्रालय द्वारा किया गया है? तो देखिए, सीधी सी बात है कि वेब पोर्टल है तो ये किस मंत्रालय के द्वारा आएगा? इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। किसके द्वारा? इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। ओके, इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा जो है इरनेट वेब पोर्टल की शुरुआत जो है वो की गई है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट है कि के स्मार्ट ऐप किस राज्य ने लॉन्च किया है? के स्मार्ट ऐप किस राज्य द्वारा लॉन्च किया गया है? तो जो ये के स्मार्ट ऐप है वो कर्नाटक सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो इसे कर्नाटक सरकार द्वारा जो है वो लॉन्च किया गया है। ओके, कर्नाटक सरकार द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। ओके, कि स्मार्ट ऐप जो है वो कर्नाटक सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है। ओके, चलिए नेक्स्ट हमारा आज का क्वेश्चन है कि यूनिफाइड लैंडिंग इंटरफेस यानी कि ULI, यूनिफाइड लैंडिंग इंटरफेस का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो देखिए, जो ये ULI है इसका संबंध जो है वो कर्ज के लेन देन से संबंधित एक इंटरफेस है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट होगा। यूनिफाइड लैंडिंग इंटरफेस यानी कि ULI का संबंध जो है वो कर्ज के लेन देन से है। ओके, देखिए, जो ULI है इसे RBI द्वारा यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक ने जल्द ही लॉन्च करने के लिए सोचा है, यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा इस इंटरफेस की जल्द ही शुरुआत की जा सकती है। ठीक है, अब देखिए इस इंटरफेस से क्या मदद मिलेगी? तो ये जो इंटरफेस है इससे कर्ज का आवेदन करने वालों की माली हालत और देनदारियों की जांच परख सरल होगी। अब जैसे समझिए कि अगर हमें बैंक से लोन लेना है तो हमें बैंक के पास डॉक्यूमेंट जमा करने होते हैं। उस डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करने के लिए जैसे हमने खेत का दिया है तो वो राजस्व विभाग के पास जाएगा, हमारे बैंक अकाउंट को खंगालेगा कि हम जिस लोन को ले रहे हैं उसे हम चुकता कर सकते हैं कि नहीं। तो ये जो इंटरफेस है ना, उसी के लिए डिजिटलाइजेशन किया गया है कि अगर कोई कर्ज लेने के लिए आवेदन करता है तो एक ही जगह पर डिजिटली रूप से उसका जो है पूरा बायोडाटा जो है वो निकाला जाएगा। ठीक है, देखिए इस इंटरफेस से कर्ज प्रक्रिया में लगने वाले समय में भी कमी आएगी। सीधी सी बात है, जब एक ही जगह पर सारी डेटाओं का वेरिफिकेशन हो जाएगा तो टाइम भी कम लगेगा। अब देखिए
यहाँ पे बताया गया है कि इस इंटरफेस पे ज़मीन का रिकॉर्ड रखने वाले राजस्व विभाग जैसे संस्थानों को, बैंकों को, NBFC, फिनटेक फर्मों को एक साथ जोड़ा जाएगा। यहाँ पे मतलब समझिए कि जैसे हम बैंक लोन ले रहे हैं, अगर हम अपने ज़मीन के आधार पर लोन ले रहे हैं, ज़मीन के कागजात को दिखाकर लोन ले रहे हैं, तो जो ज़मीन का रिकॉर्ड रखने वाले हैं राजस्व विभाग, हम उसके पास वेरिफिकेशन के लिए कागज़ भेजेंगे। लेकिन जब इनको इस प्लेटफॉर्म में जोड़ा जाएगा तो ऑनलाइन जो है उस डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन हो जाएगा, तो समय तो बचेगा ही, प्लस सुविधा भी होगी और कर्ज की लेने देने की प्रक्रिया में भी तेज़ी आएगी। ओके, ठीक है। देखिए, इस इंटरफेस के जरिए कस्टमर का जो डाटा है का डिजिटल एक्सेस होने पर विभिन्न सेक्टरों से कर्ज की जुड़ी डिमांड भी पूरी हो जाएगी। जब पूरी की पूरी प्रोसेस को डिजिटल हम एक्सेस कर लेंगे तो टाइम बचेगा, उसका वेरिफिकेशन अच्छे से हो जाएगा और कर्ज के लेन देन में भी दिक्कत नहीं आएगी। तो ओके, तो EULI जो है वो किससे संबंधित था? तो यूनिफाइड लोन EULI जो है वो जो है हमारा इंटरफेस जो है वो कर्ज के लेन देन से संबंधित है। ओके, चलिए नेक्स्ट है, देखिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ भी आइए एक बार हम उसे भी देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य ने रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना लागू करने का निश्चय किया है? तो किस राज्य द्वारा रानी दुर्गावती अन्न प्रोत्साहन योजना लागू करने का निर्णय किया गया है? तो इसे जो है मध्य प्रदेश राज्य द्वारा इसे लागू करने का घोषणा किया गया है। देखिए, इस योजना के तहत क्या है, तो रानी दुर्गावती योजना क्या है? तो इस योजना के तहत मोटे अनाज का उत्पादन करने वाले किसानों को प्रति किलो 10 रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। जो भी किसान मोटे अनाज पैदा करते हैं तो उन्हें प्रति किलो 10 रुपये की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी। ओके, तो ये किस राज्य का है? दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना MP का है। ओके, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन कि अपनी सेवा को जाने महोत्सव का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो दोस्तों, अपनी सेवा को जाने महोत्सव का आयोजन जो है कहाँ पे किया गया है? तो इसका आयोजन जो है वो लखनऊ में किया गया। ठीक है, कहाँ पे किया गया? तो इसका आयोजन जो है वो लखनऊ में किया गया। अपनी सेवा को जाने महोत्सव का आयोजन कहाँ पे किया गया? तो अपनी सेवा को जाने महोत्सव का आयोजन जो है वो लखनऊ में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हाल ही में किस राजवंश से संबंधित 10वीं शताब्दी का शिलालेख गोवा से प्राप्त हुआ? ठीक है, जो 10वीं शताब्दी का शिलालेख है वो किस राजवंश से संबंधित है? तो ये जो है हमारी जो सुंग डायनेस्टी थी, सुंग राजवंश से ये संबंधित है। ठीक है, ये किस राजवंश से संबंधित है? तो ये सुंग राजवंश से संबंधित है। देखिए, जो ये शिलालेख प्राप्त हुआ है सुंग राजवंश से संबंधित गोवा में, ये जो है कन्नड़ और सांस्कृतिक भाषा में लिखा गया है। इम्पॉर्टेंट है कि ये किस भाषा में लिखित है? तो जो ये शिलालेख है वो कन्नड़ और संस्कृत भाषा में लिखा गया। इसे आप नोट कीजिएगा कि ये जो शिलालेख है सुंग डायनेस्टी का जो गोवा से प्राप्त हुआ है, ये कन्नड़ और संस्कृत भाषा में लिखा गया है। ओके, ठीक है, चलिए देखते हैं आज के क्वेश्चन को। हाल ही में किलिमंजारो पर्वत पर पहुंचने वाले एशिया के सबसे कम उम्र के बच्चे का नाम बताइए। देखिए, अभी हमने कल के सेशन में पढ़ा था कि एक विकलांग व्यक्ति उदय कुमार जो है बैसाखी के सहारे किलिमंजारो पर्वत को फतह किया उन्होंने। अब आज का क्वेश्चन है कि किलिमंजारो पर्वत पर पहुंचने वाले एशिया के सबसे कम उम्र के बच्चे का नाम बताइए। तो हमारा आंसर हो जाएगा तेगवीर सिंह। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट होगा। तेगवीर सिंह जो हैं उन्होंने 5 साल की उम्र में किलिमंजारो पर्वत को फतह किया है। हमने पढ़ा था कि उदय कुमार ये विकलांग है और इन्होंने बैसाखी के सहारे किलिमंजारो पर्वत को फतह करने वाले पहले एशियाई विकलांग बने थे। ओके, चलिए देखिए, ये जो तेगवीर सिंह है 5 साल के बच्चे, ये पंजाब के रूपनगर के रहने वाले हैं तेगवीर सिंह, और इन्होंने अफ्रीका महाद्वीप के सबसे ऊंचे पर्वत किलिमंजारो पर तिरंगा फहराया है। ठीक है, कहाँ पे? तो किलिमंजारो पर अपना तिरंगा फहराया है और ये 5 वर्ष के। इससे पहले जो उदय कुमार थे इन्होंने 7800 वर्ग फीट का तिरंगा फहराया था किलिमंजारो पे। ठीक है,
अब देखिए नेक्स्ट है कि इसके साथ ही वो किलिमंजारो पर्वत पर पहुंचने वाले एशिया के सबसे कम उम्र के पर्वतारोही बन गए हैं। कौन? तेगवीर सिंह जो है किलिमंजारो पर्वत पर पहुंचने वाले एशिया के सबसे कम उम्र के पर्वतारोही बन गए हैं। अब एशिया के बने हैं, लेकिन वर्ल्ड में इसका रिकॉर्ड है कि उन्होंने, देखिए इससे पहले साइबेरिया के 5 वर्षीय उगनजेन जीवकोविक ने, इससे पहले साइबेरिया के उगनजेन जीवकोविक ने जो है किलिमंजारो पर्वत को फतह किया था, लेकिन ये साइबेरिया के हैं और ये भी 5 वर्षीय बच्चे थे, लेकिन ये साइबेरिया के थे और ये एशिया के हैं, लेकिन इन्होंने किलिमंजारो पर्वत पर पहुंचकर इनके रिकॉर्ड की बराबरी तो कर ली। ठीक है, ओके। तो क्या हो जाएगा हमारा आंसर यहाँ पे? तेगवीर सिंह है 5 वर्षीय बच्चे, जिन्होंने, जो पहले एशियाई बच्चे हैं एशिया के, जिन्होंने सबसे कम उम्र में किलिमंजारो पर्वत को फतेह किया है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश ने अपने श्रमिकों को राइट टू डिस्कनेक्ट प्रदान किया है? राइट टू डिस्कनेक्ट किस देश द्वारा प्रदान किया गया है अपने श्रमिकों को? तो ऑस्ट्रेलिया गवर्नमेंट द्वारा अपने श्रमिकों को राइट टू डिस्कनेक्ट जो है वो प्रदान किया गया है। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए किसके द्वारा? तो ऑस्ट्रेलिया ने अपने श्रमिकों को राइट टू डिस्कनेक्ट की सुविधा प्रदान की। अब ये राइट टू डिस्कनेक्ट की सुविधा क्या है? जैसे मान लीजिए कि अगर कोई श्रमिक जो है, कोई मजदूर जो है किसी कहीं पर काम कर रहा है, किसी ऑफिस में है, किसी भी साइट पे कार्य कर रहा है, तो मान लीजिए उसके 5 घंटे की ड्यूटी है, तो अगर वो 5 घंटे की ड्यूटी कर लेता है तो उसका बॉस या ऑफिस का कोई भी उसका कर्मचारी उससे परेशान नहीं करेगा। अगर वो चाहे तो आपके कॉल्स को, ईमेल्स को, आपके जो भी जरिया हो कम्युनिकेशन का, उसे वो डिस्कनेक्ट कर सकता है। ओके, इस अधिकार से ऑस्ट्रेलिया के श्रमिक, देखिए यहाँ पे, अपने काम के घंटों के बाद, जितने भी देर काम किया उस काम की अवधि के बाद बॉस के कॉल, ईमेल या जो भी कम्युनिकेशन का थ्रू हो, जरिया हो, उसे वो इग्नोर करने की अनुमति देता है। यानी कि राइट टू डिस्कनेक्ट की सुविधा जो है अपने वर्क के बाद जो है वो बॉस के कॉल को या किसी भी प्रकार के कम्युनिकेशन का जो जरिया उसे डिस्कनेक्ट करने की अनुमति देता है। ओके, ठीक है। तो ये ऑस्ट्रेलिया द्वारा ये राइट टू डिस्कनेक्ट सुविधा प्रदान की गई अपने श्रमिकों को। ओके, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन कि बंद होने के अफवाह के कारण चर्चा में रहा टेलीग्राम चैनल, उसके संस्थापक कौन है? अभी हाल ही में चर्चा में रहा ना टेलीग्राम चैनल 2 दिन पहले कि अभी बंद हो जाएगा, गलत गतिविधियों के कारण, रॉबरी की इस पे मैसेजें हो रही है उसके कारण। तो टेलीग्राम चैनल के संस्थापक कौन है? तो देखिए टेलीग्राम चैनल के संस्थापक है पावेल डुरो। कौन है? ऑप्शन नंबर ए, पावेल डुरो जो है वो टेलीग्राम चैनल के संस्थापक है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 2013 में पावेल डुरो द्वारा टेलीग्राम चैनल की स्थापना की गई थी। ओके, देखिए जन्म कहाँ हुआ है इनका? रूस में इनका जन्म हुआ है। किसका? पावेल डुरो का, जो टेलीग्राम चैनल के संस्थापक हैं। और इन्होंने 2013 में टेलीग्राम चैनल की स्थापना की थी। कब की थी? तो 2013 में इन्होंने टेलीग्राम चैनल की स्थापना की थी। इससे पहले टेलीग्राम चैनल की स्थापना से पहले इन्होंने वीके नामक, पावेल डुरो ने वीके नामक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की भी स्थापना की थी। अभी तो फिलहाल उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। इससे पहले पावेल डुरो ने वीके नामक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की भी स्थापना की थी। सीधी सी बात है, चर्चा में रहा तो क्वेश्चन यहाँ से अगर पूछता है तो उसके संस्थापक पावेल डुरो, स्थापना कब की गई? तो 2013 में की गई। ओके, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है हमारा, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत और सिंगापुर के मध्य दूसरी मंत्री स्तरीय गोलमेज बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? तो भारत और सिंगापुर के मध्य जो है दूसरी मंत्री स्तरीय जो है गोलमेज बैठक है, उसका आयोजन जो है सिंगापुर में ही किया गया। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कहाँ किया गया? सिंगापुर में किया गया। ओके, देखिए भारत और सिंगापुर के मध्य दूसरे मंत्री स्तरीय गोलमेज बैठक का जो आयोजन हुआ है वो कहाँ हुआ है? सिंगापुर में हुआ है। और भारत की तरफ से, देखिए जब ये गोलमेज सम्मेलन है तो भारत की तरफ से कौन कौन वहाँ पे उपस्थित है इसको देख लेते हैं। इस बैठक में भारत की ओर से विदेश मंत्री एस जयशंकर, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, उद्योग और वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल
और सूचना प्रौद्योगिकी व इलेक्ट्रॉनिक्स मंत्री अश्विनी वैष्णव शामिल हुए हैं। याद रखिएगा 4 लोग हैं जो इस गोलमेज सम्मेलन में, दूसरे गोलमेज सम्मेलन में शामिल हुए हैं। पूछेगा और पूछता है, जो कि जैसा कि हम पढ़ते हैं अपना आधुनिक इतिहास, जब तो उसमें पूछता है ना कि जो ये गोलमेज सम्मेलन हुआ कांग्रेस का, उसका अधिवेशन किसने की, उस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, इस गोलमेज सम्मेलन में कौन शामिल था, कौन नहीं शामिल था, तो ऑप्शन के थ्रू पूछता है। तो इम्पोर्टेंट है कि भारत की तरफ से कौन कौन गया था। विदेश मंत्री एस जयशंकर, वित्त मंत्री हमारी निर्मला सीतारमण जी, उद्योग और वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल और आईआईटी और सूचना प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव जी वहाँ पे उपस्थित हैं भारत की तरफ से। और सिंगापुर की तरफ से बात करें तो उस बैठक में उप प्रधानमंत्री किम योंग, विदेश मंत्री विवियन भाला, गृह कानून मंत्री सनमुगम और डिजिटल व सूचना मंत्री जे तियो ने हिस्सा लिया है। ठीक है, ये सिंगापुर की तरफ से थे। द्विपक्षीय वार्ता है तो कुछ अच्छी चीज़ें वहाँ पे चर्चा की गई, इलेक्ट्रॉनिक की, सुरक्षा की, रक्षा की, आतंकवाद की, ये सारी गतिविधियाँ जो है चर्चा में आई होंगी वहाँ पे। ठीक है, अब देखिए ये तो हो गया 2024 में सम्मेलन कहाँ हुआ। अब इससे पहले जो पहला गोलमेज सम्मेलन हुआ है, जो पहला राउंड टेबल बैठक हुआ है, कहाँ पे आयोजित किया गया, तो राउंड टेबल बैठक पहला जो है नई दिल्ली में आयोजित किया भारत और सिंगापुर के बीच 2022 में। कहाँ पे, तो नई दिल्ली में, सितंबर 2022 में नई दिल्ली में पहली राउंड टेबल बैठक का आयोजन किया गया है। ओके, तो पहला राउंड टेबल बैठक जो है नई दिल्ली में आयोजित हुआ 2022 में, और जो दूसरा भारत और सिंगापुर के बीच जो मंत्री स्तरीय गोलमेज बैठक का सम्मेलन है वो सिंगापुर में किया गया 2024 में। ओके, नेक्स्ट है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से किन 2 राज्यों के द्वारा श्री कृष्ण गमन पथ का विकास किया जाएगा। श्री कृष्ण गमन पथ का विकास किन 2 राज्यों के द्वारा किया जाएगा, तो ये 2 राज्य यहाँ पे बनेंगे, राजस्थान और मध्य प्रदेश। राजस्थान और मध्य प्रदेश द्वारा श्री कृष्ण गमन पथ का विकास किया जाएगा। देखिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन में अगर उत्तर प्रदेश आएगा तो मैक्सिमम जो हो सकता है, अगर मान लीजिए अगर हमें तुक्का लगाना हो ना तो हम सीधे उठाएंगे राजस्थान और उत्तर प्रदेश टिक कर देंगे, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश टिक कर देंगे, जिस ऑप्शन में भी उत्तर प्रदेश होगा। लेकिन यहाँ पे उत्तर प्रदेश नहीं है, राजस्थान और मध्य प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए देखते हैं। राजस्थान और मध्य प्रदेश सरकार द्वारा श्री कृष्ण गमन पथ का विकास किया जाएगा। किसके द्वारा, तो राजस्थान और मध्य प्रदेश के सरकार द्वारा। ठीक है, अब ये देखिए ये जो गमन पथ है ये कहाँ से कहाँ तक जोड़ा जाएगा, तो इस गमन पथ के द्वारा जो श्री कृष्ण जी की जन्मस्थली है मथुरा, वहाँ से लेकर उनकी शिक्षा स्थली उज्जैन को जोड़ा जाएगा। यानी कि इस गमन पथ में मथुरा से उज्जैन को जोड़ा जाएगा, उनकी जन्मस्थली है मथुरा और उनकी शिक्षा स्थली उज्जैन को इस गमन पथ के थ्रू जोड़ा जाएगा। यानी कि जो टोटल लेंथ होने वाला है ना उन मार्गों का, वो होने वाला है 525 किलोमीटर, लगभग अबाउट में 525 किलोमीटर इस गमन पथ की जो लेंथ है वो होने वाली है। ओके, तो ये राजस्थान और मध्य प्रदेश सरकार की एक पहल है। ओके, नेक्स्ट देख लें। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है और आज का लास्ट क्वेश्चन भी है कि विश्व जल सप्ताह 25 से 29 अगस्त 2024 तक मनाया जाएगा। ठीक है, वर्ष 2024 की थीम क्या है, तो देखिए जो विश्व जल सप्ताह है इस बार 2024 की उसकी थीम है ब्रीडिंग बॉर्डर वाटर फॉर पीसफुल एंड सस्टेनेबल फ्यूचर। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा कि वाटर फॉर पीसफुल एंड सस्टेनेबल फ्यूचर। सीधी सी बात है कि थीम का मतलब हुआ कि हमें पानी के दुरुपयोगों पर बातचीत करनी है, पानी के सदुपयोग को बढ़ाना है और उसके दुरुपयोग पर कम करना है, ताकि जो फ्यूचर है हमारा वो वाटर के लिए पीसफुल हो। ओके, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, देखते आगे नहीं आगे नहीं है। आज के लिए जो भी इम्पोर्टेंट करंट था उसको हमने डिस्कस किया। जो पीछे की वीडियो के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे, जैसा कि हमने आज 10 क्वेश्चन उस फॉर्मेट के रूप में डिस्कस किया है और ये डेली डिस्कस होगा, इसकी संख्या बढ़ा दी जाएगी। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको हमारा ये सेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ आप हमारे यूट्यूब चैनल गुरुकुल बाय विकास को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं कल फिर से आपके लिए नए क्वेश्चन के साथ नए सेशन में। ठीक है, तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।